हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 5 के चैप्टर एंड एक्सरसाइज को करने वाले हैं, जो कि सेक्शन ए आज हम कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में। अब तक 7 एक्सरसाइजेज हम कर चुके हैं। काफ़ी बड़ा चैप्टर था ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने इसमें सीखी, काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ हमने देखे, जो नॉर्मली आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखेंगे। काफ़ी अच्छा चैप्टर ये रहा है। होप सो आप सबको ये चैप्टर जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी अगर डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। सो चलिए सेक्शन ए शुरू करते हैं। ओके, सो देखिए चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 5000 विच वाज बोट फॉर 4000, द गेन और लॉस परसेंटेज इज। सो देखिए, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में उसके जो कॉस्ट प्राइस है, जितने में उसने ख़रीदी थी, वो कितनी है, 4000 है ना। और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, ₹5000। Since cost price is less than the sales price, तो ये डिसीजन क्या बताता है कि भाई यहाँ प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, सिंपल सा तरीका है, सेल्स जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दीजिए। ठीक है, सेल्स प्राइस बड़ा है फ़िलहाल, तो उसमें से हमने कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि फ़िलहाल हमारे पास कितनी आ रही है, 5000 माइनस 4000 डिवाइड, तो ये कितना आ गया, ₹1000। तो प्रॉफिट इतना हुआ, लेकिन हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे पता करें, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे ही पता किया जाता है, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। और मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज में बदलना है तो 100%। तो देखिए प्रॉफिट कितना है, ₹1000 का, कॉस्ट प्राइस 4000 रुपीज़ की, मल्टीप्लाई 100%। 1000 से 1000 कैंसिल, 4 से 100 को कैंसिल करें तो 25, यानी कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, 25% का, जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना, गेन। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 2, ए होल सेलर सेल्स 25 शर्ट्स बट चार्जेस फॉर 24 शर्ट्स फ्रॉम द रिटेलर। ठीक है, कोई होल सेलर है, वो किसी रिटेलर को 24 के रेट में 25 शर्ट दे देता है। ठीक है, व्हाट इज़ द गेन परसेंटेज ऑफ द रिटेलर इफ़ ही सेल ऑल 25 शर्ट्स एट द मार्क प्राइस, कि मार्क प्राइस पर वो अगर उसको बेच दे। तो यानी कि हमें सबसे पहले देखिए ये पता करना है कि रिटेलर को वो कितने की पड़ रही है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि वो जो एक शर्ट है, उस शर्ट के मार्क प्राइस को कुछ लेट कर लेते हैं, उसे समझना आसान हो जाएगा। लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ वन शर्ट, एक शर्ट के मार्क प्राइस को हम मान लेते हैं 100। ठीक है, बस काम थोड़ा आसान करने के लिए 100 मान लिया वैसे ही। तो अब ये देखिए कि पहले तो ये पता करते हैं उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी, 25 शर्ट के, और उनका सेलिंग प्राइस कितने का पड़ा। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 शर्ट्स, कि उसको मतलब रिटेलर को 25 शर्ट कितने रुपए की पड़ी, कि उसने होल सेलर से 25 शर्ट कितने रुपए में ख़रीदी, जितनी 24 शर्ट के मार्क प्राइस थी, क्योंकि होल सेलर ने जितने 24 शर्ट के चार्जेस हैं उतने में उसको 25 शर्ट दे दी। तो ऑब्वियसली बात है, किसके इक्वल हो जाएगा, मार्क प्राइस ऑफ 24 शर्ट्स, है ना। लेकिन 24 शर्ट का मार्क प्राइस कितना होगा भाई, एक शर्ट का मार्क प्राइस कितना है, एक शर्ट का मार्क प्राइस है 100 रुपये, तो 24 शर्ट का कितना होगा, 24 से 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2400 रुपीज़। नाउ
अब उसने बेची कितने में, सेलिंग प्राइस ऑफ 25 शर्ट्स, कि उसने वो 25 शर्ट बेचे कितने में, उसने तो मार्क प्राइस पे बेच दी हर एक शर्ट, है ना। यानी कि 25 शर्ट बेची हैं और हर एक का मार्क प्राइस 100 था, तो उसने कितने रुपए में बेची वो सारी की सारी शर्ट्स, 2500 रुपये में, 2500 रुपीज़ में। तो अगेन आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो कि कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर लेते हैं, यानी कि 2500 माइनस 2400, जो कि कितने रुपीज़ का आ गया, 100 रुपीज़ का आ गया। तो अब हमें इसको परसेंटेज में बदलना है। सो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, सो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो प्रॉफिट हुआ उसको 100 रुपये का, कॉस्ट प्राइस थी उसको 2400 रुपये की पड़ी थी, मल्टीप्लाई 100%, है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 24 और 100 को ऐसा करते हैं 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 6 24, 4 से 100 को कैंसिल करें तो 5, मैंने 6 बोला और 4 लिख दिया, 6 आएगा। तो देखिए 25 को 6 से डिवाइड करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये कितना आएगा, 4 1/6%, जो कि किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। यानी कि उसने, रिटेलर ने थोक विक्रेता से, होलसेलर से 25 शर्ट 24 के रेट में ख़रीदी और 25 शर्ट उसने मेन मार्क प्राइस पर सेल कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन कितने का हुआ, 4 and 1/6% का। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए प्रिंसिपल gives 3200 as simple interest at the rate of 10% per annum in 2 years. What will be the compound interest at the rate of 5% per annum for 3 years on the same principal? ठीक है कि कोई प्रिंसिपल है, यानी कि कुछ अमाउंट है, वो अमाउंट 10% पर एनम के हिसाब से 2 साल में हमें 3200 रुपये रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि अगर सेम प्रिंसिपल 3 साल के लिए 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाएं तो कितना अमाउंट हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, पहले प्रिंसिपल पता करें। एज सिंपल इंटरेस्ट गिव्स दिस, तो ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसको सिर्फ। चलिए देखते हैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, है ना, यही होता है। तो स्टार्टिंग में आप ये बता दीजिए कि भाई गिवन में क्या क्या है मैटर आपके पास। तो देखिए गिवन में हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ₹3200 एंड रेट आर कितना है, आर हमारे पास है 10% पर एनम एंड टाइम कितना है, टाइम है 2 years, है ना। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अब लेकर चलते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को रखें तो ये 3200 इज इक्वल टू 100। प्रिंसिपल तो हमें फाइंड आउट करना है, रेट 10% और मल्टीप्लाई टाइम। 1 0 से इसको इधर कैंसिल कर देते हैं, 2 से 10 को कैंसिल करें तो 5। अब ये जो 5 है लेफ़्ट साइड में जाकर क्या करेगी, मल्टीप्लाई। तो 3200 में 5 मल्टीप्लाई किया तो प्रिंसिपल हमारे पास आ रहा है कितना, 00, 5 × 2 10 15 एंड 16,000। यानी कि उसने 16,000 रुपये लगाए होंगे, तब जाके 2 साल में 10% के अकॉर्डिंगली उसको एज ए सिंपल इंटरेस्ट 3200 रुपये मिल रहे हैं। अब हम ये ट्राई करते हैं कि सेम 16,000 पर
5% पर एनम के अकॉर्डिंगली 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है, तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। नाउ अब देखिए कंपाउंडेड एनुअली पर ही हमें काम करना है। सो पहले कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रिंसिपल क्या है वो बता देते हैं, ₹16,000 है ना, पी बोल लेते हैं। रेट क्या है हमारे पास 5% पर एनम, इसको आर बोल देते हैं। टाइम कितना है 3 इयर्स है ना, ये हमारे लिए टी हो गया। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन अमाउंट क्या निकलता है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़ टू पावर 3 और माइनस प्रिंसिपल। तो दोनों में से आप प्रिंसिपल जो है वो कॉमन ले सकते हो, या फ़िलहाल सोल्व करना चाहो तो ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 16,000, ठीक है, 1 प्लस रेट कितना है 5/100, टाइम 3 है, ऊपर टी आना चाहिए था, और फिर से प्रिंसिपल 16,000। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना बन गया, 1 से 100 कैंसिल करें तो 20, तो 1 प्लस 1/20 यानी कि ये कितना बन जाएगा 21/20। अब इसकी जो पावर है वो पावर कितनी है 3, तो यानी कि 21/20 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, और माइनस में 16,000 है ही। तो देखिए 3 जीरोज़ से 3 जीरोज़ कैंसिल कर दिए, 2 × 2 4, 4 × 2 8 होता है ना। सो इस 8 से 16 कैंसिल करते हैं तो 2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि 21 और को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आएगा। तो वैसे 21 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है 441 होता है। अब इसको हमें 21 से मल्टीप्लाई करना है, सो 441 882, ये आ गया हमारे पास 6129। अब हमने ये तो कर लिया, लेकिन अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना रह गया, ध्यान नहीं रहा, तो डायरेक्टली 42 से मल्टीप्लाई कर देते। सो 2 2 5 एंड 8, तो ये आ रहा है हमारे पास 18,522, ठीक है। सो इसमें से हम 16,000 को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है 2,522 रुपीज़ का आ रहा है। ओके, सो देखिए यही तो हमें निकालना था कि भाई सेम प्रिंसिपल, तो फ़िलहाल प्रिंसिपल हमने निकालना पड़ा। तो वो प्रिंसिपल हमने 3 साल के लिए 5% पर एनम के अकॉर्डिंगली कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंडेडली फाइंड आउट किया, तो हमें प्रिंसिपल कितना मिल रहा है 2,522 रुपये का, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। यस, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 8 days, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क इन 4/5, यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदले तो ये कितना बन जाएगा 24/5 days, ठीक जी, हाँ इतना हो गया। हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा, हमें ये पता करना है। सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन हम शायद से लास्ट एक्सरसाइज में करके आए थे। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखिए इसको लेकर चलते हैं कि भाई ए कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 8 days, देयरफॉर 1 day वर्क पता करते इसका, है ना। 1 day वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/8 पार्ट, है ना। नाउ लेट
लेट करते हैं किसका, बी का, बी कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज। हमें नहीं पता एक्चुअली, यही तो पता करना है कि वो एक्स दिनों में करता है। देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1/x पार्ट हो जाएगा। अब हम लेकर चलते हैं नाउ ए एंड बी टुगेदर लेते चलते हैं, टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन कितने, 4/5 यानी कि 24/5 डेज में। देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एक दिन का काम कितना हुआ, 5/24 पार्ट, है ना। जबकि ए और बी का तो हमें एक दिन का काम पहले से पता है, कितना कितना है, 1/8 एंड 1/x, यानी कि इन दोनों को मिला दें तो ये 5/24 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अब हम 1/x की वैल्यू पता करते हैं पहले, कैसे, सब शिफ्टिंग करके 1/8 को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एलसीएम लें तो 1/x की क्या वैल्यू आ रही है, एलसीएम 24, तो 5 - 3 ये आ गया हमारे पास 3/24, यानी कि 2/24 यानी कि 1/2। तो अब इसका रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 12, और x हमने किसको मान रखा है कि b कितने दिनों में काम पूरा कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर b कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, है ना। तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या दिया गया है कि भाई ए बी का रेशियो 2:3 है, रेशियो की फॉर्म में ना देकर फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया, रेशियो ही होता है ये। और बी और सी का रेशियो दे रखा है 4/9, तो हमें ए और सी का रेशियो पता करना है। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3, मैंने रेशियो की फॉर्म में लिख दिया, एंड बी और सी का रेशियो है 4:9। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, बी, दैट मीन्स कि 3 और 4 हमें आपस में कैसे बनाने हैं, सेम बनाने हैं, इक्वल बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को, और यहाँ b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को, क्योंकि पहले जो लिखा होता है वो पहले रेशियो को रिप्रेजेंट करता है ना, और जो बाद में लिखा होता है वो बाद वाले रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें 3 और 4 को आपस में इक्वल बनाना है। तो 3 और 4 को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम देखते हैं। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो देखिए हम इस रेशियो में 3 को 12 बनाना चाहते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कितने से मल्टीप्लाई इसको करने की ज़रूरत पड़ेगी, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम ये करते हैं कि अकेले अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो गलत हो जाएगा, रेशियो तो 2 और 12 का बन जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप रेशियो वाइज ऐसे काम कर लीजिए, या फ्रैक्शन वाइज इन्होंने जैसे दे रखा है वैसे काम कर लीजिए, एक ही बात है। देखिए 2/3 और यहाँ 4/9। टारगेट क्या है, इस 3 और इस 4 को इक्वल बनाना है। जब रेशियो और फ्रैक्शनल फॉर्म साथ साथ दी जाती है तो इसका ध्यान रखें कि लेफ़्ट वाला रेशियो न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट करता है, राइट वाला रेशियो डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ़्ट में b न्यूमरेटर यानी कि 4 को रिप्रेजेंट करेगा, और राइट में b डिनोमिनेटर 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें यहाँ पर 3 को बनाना है 12, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो नीचे मल्टीप्लाई कर रहा तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और इधर हमें 4 को क्या बनाना है, 12 बनाना है, तो एक्स्ट्रा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस बनाने के लिए नीचे भी करना पड़ा। तो यहाँ हमने नोटिस किया भाई A/B क्या बन गया 8/12 एंड B/C क्या बन गया 12/27, है ना। तो अब ये देखिए यहाँ भी B12 है और यहाँ भी B12 है। तो अब हम यहाँ पर कंपेयरिंग का काम बड़े आराम से कर सकते हैं कि कंपेयर करके, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, सो कंपेयर करते हैं तो हमारे पास A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को, है ना, और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 27 को। तो रेशियो क्या बन गया 8/27 जी, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या दिया गया है कि भाई 2 एंड x का रेशियो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब है जब दो रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं। किसके प्रोपोर्शनल है x/8 के, ठीक है। सो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, आसान सा है, देखिए कैसे करना है। गिवन क्या है उसको लेकर चलते हैं, फिर उससे डिसीजन लेंगे। भाई 2/x इज़ प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, दो रेशियो के साइन एक साथ लिखे जाते हैं जब x/8। तो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हो गया, रेशियो को देखो हम कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में 2/x और एंड x/8, यानी कि ये दोनों रेशियो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अब यहाँ से हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 8/2 एंड x/x, है ना। सो 8/2 16 हो गया और x/x क्या हो गया x²। तो अब किसका स्क्वायर करें कि 16 बन जाए, x तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है राइट साइड कि किसी का स्क्वायर 16 आया हुआ है। तो किसका स्क्वायर 16 आता है भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है ना। तो हमने लेफ़्ट को भी स्क्वायर में बदल दिया। तो अब कंपेयरिंग का काम करें, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो कंपेयरिंग में क्या होता है, जो इक्वल चीज़ें होती हैं उसको छोड़कर जो नॉन इक्वल नज़र आती हैं उनको हम इक्वल लेकर चलते हैं, तभी तो रिज़ल्ट इक्वल आएगा। भाई दो एक्सपोनेंट्स हैं और दोनों एक्सपोनेंट की पावर है सेम, रिज़ल्ट भी सेम, तो ऑब्वियसली बात है रिज़ल्ट कब सेम आ सकता है जब उनका बेस भी क्या हो सेम हो, ठीक है। इसी वजह से हम 4=x लेकर चल रहे थे। ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 190 आफ्टर 5% डिस्काउंट इज़। तो हमें सेलिंग प्राइस पता है, उसकी लिस्ट प्राइस पता करनी है और 5% जो है वो डिस्काउंट था। तो देखिए डिस्काउंट जो है हमेशा किस पर लगता है, लिस्ट प्राइस पर ही लगता है ना। तो वैसे लिस्ट प्राइस कैसे निकाली जाए भाई, सेलिंग प्राइस में वापस से डिस्काउंट जोड़ दो, ऑब्वियसली बात है लिस्ट प्राइस आ जाएगा, है ना। भाई आपने लिस्ट प्राइस में से, चलिए ऐसा लेके चलते हैं, वी नो दैट कि भाई जो लिस्ट सेलिंग प्राइस है वो कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है हमारे पास लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है ना। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 190, ठीक है। लिस्ट प्राइस चलिए रहने ही देते हैं। डिस्काउंट निकालोगे कैसे भाई, लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालो, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस तो वही हुआ, सॉरी डिस्काउंट, ठीक है। इक्वल टू में चलिए 190 हम रहने देते हैं, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट परसेंटेज का मतलब है कितना आ गया यहाँ पर 5/100, है ना, और मल्टीप्लाई में लिस्ट प्राइस 5/100 यानी कि कट के 20 बन गया। अब ये देखिए यहाँ बेसिकली बचा क्या हमारे पास, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। ये बच गया लिस्ट प्राइस माइनस 1/20 ऑफ
लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस वाले लिस्ट प्राइस के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया हमने। तो इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ रहा है 20, तो ये बन गया 20 टाइम्स लिस्ट प्राइस माइनस 1 टाइम लिस्ट प्राइस। तो 20 टाइम लिस्ट प्राइस में से एक लिस्ट प्राइस हम सब्ट्रैक्ट कर दें, या तो आप स्टार्टिंग में लिस्ट प्राइस को कुछ मान के चलो कि भाई हम x मान रहे हैं, ठीक है। या आप एक और तरीका कर सकते हो कि भाई आपको ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि दोनों में से लिस्ट प्राइस को कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ से आपके पास 20 बचेगा और यहाँ से आपके पास 1 बच जाएगा और नीचे 20 है ही, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगा आपका। तो ये सिंप्लीफिकेशन की बातें होती हैं, सिंप्लीफिकेशन हर बच्चे का अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब 90 और 20 को कर देते हैं शिफ्ट। 19 जो है वो एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा, और 20 डिवाइड कर रहा था तो लेफ़्ट साइड में आकर मल्टीप्लाई कर देगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बच जाएगा, लिस्ट प्राइस, जो कि एक्चुअल में कितना आ रहा है ₹200। तो यानी कि उस पर्टिकुलर आर्टिकल के जो लिस्ट प्राइस थी वो कितनी है, 200 रुपये। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ए मैन बोरोज ए सम ऑफ 30,000 एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 24 मंथ्स, यानी कि 2 साल के लिए, ठीक है। हाउ मच अमाउंट विल ही पे, कितना जो अमाउंट है वो पे करेगा। तो पहले बता देते हैं कि कंपाउंडेड कैसे काम होने वाला है। कंपाउंडेड एनुअली, है ना। तो फ़िलहाल यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है ₹30,000 पी। टाइम कितना है, टाइम है 24 मंथ्स, तो इसको हमें ईयर में बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें एनुअली काम करना है। 2 ईयर्स, टी हो गया। रेट कितना है भाई, रेट है हमारे पास 5% पर एनम, ये हमारा आर हो गया। तो देयरफॉर अब हमें अमाउंट निकालना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100 रेज टू पावर टाइम। सो ये सारी चीज़ें हैं अभी हमारे पास, तो इनको रख देते हैं। 30,000 1 + रेट 5/100, टाइम फ़िलहाल 2 है, 5 से इसको कैंसिल करें 20, तो हमारे पास कितना आ रहा है 21/20 बन जाएगा ये, है ना। अभी अभी करके भी आए थे, और क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 2 ज़ीरोज़ से हम 2 ज़ीरोज़ कैंसिल कर देते हैं। 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 से इस 300 को ही कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से 28 75 हो जाएगा। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 300 बनता है। तो अब ये देखिए 21 और 21 4 4 1 होता है, इसको 75 से मल्टीप्लाई हमें करना है। सो 5 20 2 22 7 चौक 28 2 28 और 2 30, है ना। सो 7 5 10 3 3, ये बन रहा है हमारे पास ₹33,075, ठीक है। सो यानी कि उसको इतना रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। देयरफॉर 3,075 रुपीज़ ही विल पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 950 एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 836, देन द डिस्काउंट इज़, परसेंटेज में दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं। क्या है मार्क्ड प्राइस, मार्क प्राइस है ₹950 एंड द सेलिंग प्राइस जो है वो हमें दिया गया है 836। देयरफॉर डिस्काउंट किसके इक्वल हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो मार्क प्राइस इज़ 950, है ना, और ये है हमारे पास 830। सो 950 माइनस 836, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ रहा है, तो 4 1 एंड 1, डिस्काउंट इतना आ गया। देयरफॉर लेकिन हमें तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। सो डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल आ जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय
मार्क प्राइस पे ही निकलेगा, है ना, मल्टीप्लाई 100%। तो डिस्काउंट है 114 का और डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस है 950, 100%। चलिए 5 से कैंसिल करते हैं, 2, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 19, है ना, यस 19। तो क्या ये 114 जो है पूरा 19 से डिवाइड हो जाएगा? 6 से ट्राई करते हैं, 6 इस मतलब 19 को 6 से मल्टीप्लाई करके, 6 से 54, 4, 5, 6, 5, 11, हाँ पूरा कट रहा है। देखिए तो 19 को 6 से कैंसिल करें तो ये आ गया, तो ये 6 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12%, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ रहा है? 12%। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? मयंक बोरोज ए सम ऑफ 2,50,000। इसको ऐसे लगाएं तो 2,50,000 एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ठीक है। ऑन द सेम डे पवन बोरो द सेम अमाउंट, यानी कि सेम सम मनी, सेम अमाउंट की ही बात कर रहा है वो, ऑन द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर। देखिए टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है और अमाउंट भी सेम है 2,50,000 का, लेकिन इसने कंपाउंडेड एनुअली पर लिया है, बोरो किया है, और मयंक ने सिंपल इंटरेस्ट पर बोरो किया है। सो हु पेज़ मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, ये हमें पता करना है। वैसे सिंपल सी बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ज़्यादा पे करेगा। चलिए फिर भी पता करते हैं, हु पे मोर इंटरेस्ट की बात चल रही है। चलिए मयंक से स्टार्ट करते हैं। फॉर मयंक ऐसे कर देते हैं, अलग डिफाइन। इसका प्रिंसिपल कितना है? इसका प्रिंसिपल है ₹2,50,000, इसको P बोल देते हैं, ठीक है। रेट इसका कितना है? 6% पर एनम, इसको P बोल देते हैं। इसका टाइम है 2 ईयर्स का, है ना, ये T बोल दिया। देयरफॉर इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला इसका भी, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 2,50,000 मल्टीप्लाई रेट 6 एंड टाइम 2 डिवाइडेड बाय 100। 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास यहाँ 2,500 बचता है, ये वाला हिस्सा। तो 2,500 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया हमारे पास 5,000, 5,000। 5,000 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया 30,000, यानी कि मयंक को 30,000 जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। अब पवन के लिए काम कर लेते हैं। 4 PAWAN पवन। सो इसको जो काम करना है वो काम करना है कंपाउंडेड एनुअली, है ना। तो पहले हम कंडीशन बता देते हैं, कंपाउंडेड एनुअली। तो अब यहाँ पर फिर से इसका जो प्रिंसिपल है वो सेम है, 2,50,000 का P बोल देते हैं। रेट भी सेम है, 6% पर एनम, एंड टाइम भी सेम है, 2 ईयर्स का T बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों में से प्रिंसिपल ले लेते हैं कॉमन, हमारे पास कुछ फॉर्मूला ऐसा सा बच गया, ये -1, क्योंकि प्रिंसिपल कॉमन ले चुके हैं। तो प्रिंसिपल देखिए कितना है, 2,50,000। रेट 1 प्लस रेट कितना है भाई? 6% बाय टाइम कितना है? 2 -1। तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं। 2,50,000,
तो यहाँ वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, 2 से कैंसिल करें तो 3, 2 से कैंसिल करें तो 50, तो 1 + 3/50, तो ये बन जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 53 डिवाइडेड बाय 50, माइनस में 1 है। तो अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई फ़िलहाल ऑप्शन ऐसा लग नहीं रहा, ठीक है। सो इसका एलसीएम ले, कितना आ गया 2500, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है कितना जाएगा 2500, ठीक है। सो अब ये देखिए 53 का 53 के साथ प्रोडक्ट कितना आता है, हमें ये देखना है। सो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, देखिए 53, 53, 9, 15, 5, 6, 0, 9, 7, 8, 2, तो ये आ रहा है 2809 माइनस यहाँ एलसीएम के बाद आ जाएगा 2500, है ना। सो ब्रैकेट खोल देते हैं अब, सब्ट्रैक्ट करके, तो 2809 में से 2500 सब्ट्रैक्ट करें तो 309 और नीचे 2500 हमारे पास है ही, ठीक है। 2500 एक्चुअली 2500, तो 2500 से इसको कैंसिल करें तो आई थिंक 2 जीरोज़ बच जाएंगे, 100 बच गया। तो 100 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा है, यानी कि 30,900। और सिंपल इंटरेस्ट में उसके कितने बन रहे थे, उसके बन रहे थे 30,000, है ना। यानी कि इसको 900 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं हेयर 30,900 इज़ ग्रेटर दैन द 30,000, यानी कि हम बोल सकते हैं देयरफॉर पवन हैज़ टू पे मोर बाय कितना, 30,900 में से 30,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ₹900, 900 रुपये जो है उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पवन विल हैव टू पे 850 तो नहीं है, 1000 भी नहीं है, 900 जो जगह है। लेकिन बी पार्ट में मयंक कहा गया है कि मोर देन पी, लेकिन ये नहीं है, यानी कि हमारे पास डी ऑप्शन सही है, पवन विल हैव टू पे 900 मोर देन मयंक। हाँ, ये डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो ये था अपने क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट करते हैं 11 तो नहीं है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्या है, रेशियो हैज़ नो यूनिट्स। बिल्कुल सही है, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, बस सेम टाइप के जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनका रेशियो लिया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई टाइम का रेशियो टाइम के साथ, स्पीड का रेशियो स्पीड के साथ, है ना, किलोग्राम का रेशियो किलोग्राम, यानी कि वेट का रेशियो वेट के साथ, प्राइस का रेशियो प्राइस के साथ। इस तरह से रेशियो कभी भी डिफरेंट यूनिट्स के साथ नहीं लिया जा सकता है। यूनिट सेम होनी चाहिए लेकिन रिजल्ट यूनिट में नहीं आता, है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं वेट को और प्राइस को इनका रेशियो निकाल लेता हूँ कि 5 किलो और प्राइस है 200 रुपये, तो 5 और 200 का रेशियो निकाल लेता हूँ, बिल्कुल गलत होगा। रेशियो का मतलब है दो सेम चीज़ों के बीच में कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों के बीच में होता है, ठीक है। कभी भी अपोजिट या डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में कंपैरिजन नहीं होता है कि आप ये कहें कि भाई मैं चेयर्स को टेबल्स के साथ कंपेयर कर लूँ, पॉसिबल नहीं है। ओके, 2 रेशियोज़ 3:4 एंड 5:6 आर इक्वल, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक कोई ऐसा आसार लग नहीं रहा, क्योंकि 3-4 भी ऑलरेडी शॉर्टेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 5-6 भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल भी सेम नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। भाई ऑब्वियस ही बात है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप कवर करोगे, पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो पेट्रोल की कंजम्पशन भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। कम डिस्टेंस करोगे तो कम पेट्रोल खर्च होएगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो ज़्यादा पेट्रोल। तो दोनों जो यूनिट्स हैं वो सेम टाइप से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही हैं, है ना। तो यानी कि ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन की पहचान है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट, द प्राइस रिटर्न ऑन एन आर्टिकल इज़ कॉल्ड द मार्क प्राइस।
बिल्कुल सही है। किसी भी आर्टिकल पर जो प्राइस लिखा होता है वो उसका मार्क प्राइस बोला जाता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर आर सेम, बिल्कुल भी नहीं। अभी अभी एक क्वेश्चन करके आए हम, है ना, कि भाई यही देखिए लास्ट वाला ही, 2 साल के लिए सेम अमाउंट पर हमने यानी सेम प्रिंसिपल पर एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाला था और एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं थे, डिफरेंट आ रहे थे, है ना। तो यानी कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 72% ओ इज़ इक्वलेंट टू 18/25। तो इसको सॉर्ट करके देख लेते हैं। जैसे 75%, परसेंट का साइन हटाएं तो नीचे 100 आ जाता है, तो इसको 4 से कैंसिल करें तो 4 को 8 से करें तो 32 और 4 से इसको कैंसिल करें तो 25, यानी कि हाँ सही है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट डिफर्स एवरी ईयर बट सिंपल इंटरेस्ट रिमेन द सेम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कहना चाह रहा है कि हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट, मान लीजिए स्टार्टिंग में 100 रुपये जमा किए 10% के अकॉर्डिंगली, एक साल के बाद वो 110 रुपये बन जाएगा, ठीक है। फिर जो दूसरा साल है उस दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट तो इसे 110 पर लगेगा, है ना, 110 पर लगेगा, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 रुपये, और 11 रुपये इसमें ऐड करें तो ये कितना हो गया, 121। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलें तो सिंपल इंटरेस्ट में मान लीजिए स्टार्टिंग में 100 रुपये जमा कराए, एक साल के बाद 10% 10 रुपये इसमें जुड़ गया, यानी कि 110 रुपये बन गया, ठीक है। लेकिन फिर से सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, 110 पर परसेंटेज लगने के बजाय 100 पर ही लगेगी, और 100 पर 10% अगर हम लगाएं तो कितना आया, 10 रुपये, यानी कि फिर से 10 रुपये जोड़ा तो 110 में 10 रुपये जोड़ो 120 बना। तो देखो डिफरेंस आ गया ना। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल 10-10 रुपये ही बढ़ेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बार 10 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा था, फिर और कुछ अमाउंट यहाँ पर चेंज होता रहेगा, 12 रुपये 10 पैसे इस तरीके से, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट 8, द पीरियड आफ्टर विच इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड और कैलकुलेटेड इज कॉल्ड कन्वर्सन पीरियड। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसको कन्वर्सन पीरियड भी बोला जाता है, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 9th, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल मार्क प्राइस में से जितने की हमें रुपए देने पड़े तो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्काउंट ही कहलाता है। मान लीजिए कोई आर्टिकल 100 रुपये का है, लेकिन हमने जब उसको परचेज किया तो हमें वो 80 रुपये का मिला, तो वो जो डिफरेंस है इन दोनों का, यानी कि फ़िलहाल 20 रुपये का, तो वो 20 रुपये क्या कहलाता है, हमारे लिए डिस्काउंट कहलाता है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। 10th, if the speed of a train increases, the time taken to complete a journey increases in the same ratio। ये बिल्कुल गलत है भाई, सीधी सी बात है। देखिए, आप ट्रेन की स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो आपका टाइम है किसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, वो टाइम ऑब्वियस सी बात है कम होना चाहिए, जबकि यहाँ तो क्या दिया गया है, इंक्रीज़ दिया गया है ना, और होना क्या चाहिए था, डिक्रीज़। भाई स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए था। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। गेन और लॉस परसेंट इज़ कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ये कैलकुलेट किए जाते हैं। चलिए, डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस जो होगा, या प्रिंट प्राइस या लिस्ट प्राइस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, उस पर डिस्काउंट लगाया जाता है। नेट प्राइस इज़ डैश बिटवीन मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, नेट प्राइस इज़ डैश बिटवीन मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। कुछ लाइन बनी नहीं है क्या, कैसे, वैसे ये सेलिंग प्राइस ही हो सकता है शायद से, क्योंकि मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बीच बिटवीन
नेट प्राइस इज़ डिफरेंस बिटवीन, अच्छा यहाँ ये आना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। मार्क प्राइस और डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो नेट प्राइस बनता है हमारा। यानी कि एक तरह से अपना सेलिंग प्राइस बोल दीजिए, या हमारे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा अगर हम खरीद रहे हैं तो। अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा वो फॉर्मूला बताना है आई थिंक हमें। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस रेट बाय 100 रेज टू पावर टाइम। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये आ गया। इफ़ x एंड y वेरीज इनवर्सली देन x इंटू वाई इज़, किस तरह से बना रखा है इन्होंने, पता नहीं कैसी ये स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें बनते काफ़ी मुश्किल है। तो इसमें तो वैसे देखा जाए ना तो एक्स वाई की कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो इसके मल्टीपल में तो क्या हो सकता है, तो एक कांस्टेंट ये हो सकता है, कांस्टेंट। आंसर देख के बताना है कि एक्चुअल में किस तरीके से ये आंसर दिया गया है। चलिए देखते हैं। अगर एक्स और वाई वेरी कर रहा है इन्वर्सली, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट के इक्वल तो आना चाहिए, शायद से कांस्टेंट ही आना चाहिए। फिर भी आप मुझे चेक करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, द रेशो एक्स अपॉन वाई इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि रेशो जो है वो हमेशा कैसे आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन होती है ये किसी की, ठीक है। द टाइम टेकन टू फिनिश ए वर्क इज़ डैश प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन इट। ये इन्वर्स आ जाएगा, क्यों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि देखिए जितने कम पर्सन होंगे किसी काम को करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा पर्सन होते हैं तो सेम काम को करने में टाइम कम लगेगा। यानी कि अपोजिट चल रही है, टाइम कब बढ़ेगा जब पर्सन कम होंगे, या टाइम कम कब लगेगा जब पर्सन ज़्यादा होंगे, है ना। तो यानी कि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी की पहचान है। चलिए नेक्स्ट 8th, इफ़ स्पीड इंक्रीजेज देन टाइम डिक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, स्पीड इंक्रीज करेगा तो टाइम डिक्रीज ही करेगा। 9th, इफ़ द नंबर ऑफ बिस्किट्स इंक्रीजेज 3 times देन देयर वैल्यू इंक्रीजेज 3 times। सीधी सी बात है, नंबर ऑफ बिस्किट इंक्रीज हो रहे हैं तो उनका जो प्राइस है वो प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की पहचान है। तो जिस रेशो में एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है उसी रेशो के साथ दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, यानी कि ये 3 गुना हो रही है तो दूसरी भी 3 गुना ही होगी। डिस्टेंस कवर्ड इज़ डैश प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। ये स्पीड पर डिपेंड करता है, तो स्पीड और डिस्टेंस के बीच में अगर हम देखें तो जितनी ज़्यादा स्पीड है उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, और जितनी कम डिस्टेंस स्पीड होगी उतना ही कम डिस्टेंस कवर होगा। तो ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ओके, चलिए नेक्स्ट है मैच द कॉलम। देखते हैं क्या क्या मैच करता है इसमें। कॉस्ट प्राइस में अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये आई थिंक सेलिंग प्राइस का। यस, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें कि सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 और इसको डिवाइड कर रहा है 100 माइनस लॉस परसेंट, तो ये किसका फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का। ओके, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हो रहा है। जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है, भाई हमने कोई चीज़ 100 में ख़रीदी और 120 में बेची है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमें तो प्रॉफिट हुआ। तो ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला बन गया, गेन परसेंटेज का, ठीक है। और अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गई, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, भाई 100 में ख़रीदी 80 में बेची, तो ये तो नुकसान हो गया। तो ये जो फॉर्मूला बना वो एक्चुअली किसका बना, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास द प्राइस पेड टू बाय। कुछ चीज़ खरीदने के लिए जो प्राइस
पे की जाती है तो वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, है ना। द प्राइस चार्ज्ड किस वे में बोल रहा है ये देखते हैं। द प्रिंटिंग प्राइस एक्चुअल में मार्क प्राइस होती है। रिडक्शन इन मार्क प्राइस वो डिस्काउंट कहलाता है, यानी कि द प्राइस चार्ज्ड, जो प्राइस चार्ज किया गया वो सेलिंग प्राइस है, यानी प्राइस पेड टू बाय, कुछ खरीदने के लिए। हाँ सही है, यही सही होना चाहिए। तो ये था अपना सेकंड मैच द फॉलोइंग का। चलिए नेक्स्ट करते हैं असर्शन रीजन, आई थिंक ये लास्ट है। हाँ चलिए क्या है फर्स्ट, इसके रूल्स आपको अब तक तो याद हो गए होंगे। चलिए फर्स्ट क्या है, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ 800 एंड द कॉस्ट प्राइस इज़ 560 देन द लॉस इज़ 240। तो लॉस देखिए, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ तो प्रॉफिट होना चाहिए था, ये लॉस क्यों बोल रहा है, लॉस बोल रहा है, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है, यानी कि असर्शन जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ तो प्रॉफिट होना चाहिए था ना भाई, 560 रुपये में हमने कुछ ख़रीदा है, 800 रुपये में बेच दिया, तो ये तो प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर ये लॉस बोल रहा है। तो आप नोटिस करेंगे डी ऑप्शन में अकेला डी ऑप्शन है जहाँ पर ए फॉल्स है, वरना ऊपर के बाकी तीनों में ए जो है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो बिना रीज़न यहाँ पर देखे हम इसको बता सकते हैं कि डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल, अभी देख के आए हैं, फॉर द सेम रेट सेम टाइम सेम प्रिंसिपल, ये सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। वैसे इसका रीज़न देखें क्या है, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देन ये प्रॉफिट होता है। देखिए ये तो सही दे रखी थी इसने, ये ट्रू स्टेटमेंट थी। चलिए सेकंड का रीज़न पढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ओनली ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल वेयर एज द कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द प्रीवियसली अर्नड इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और ये एक्चुअल में ऊपर वाले को प्रॉपरली डिफ़ाइन कर रही है कि क्यों एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल के साथ साथ जो पीछे हमने इंटरेस्ट गेन किया था उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, तब जाकर उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। तो और साथ साथ रीजन जो है असर्शन को बिल्कुल प्रॉपर वे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हम इसको सही मान सकते हैं, जिसमें ए आर ट्रू भी हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। बिल्कुल सही है, अभी करके भी आए थे हम उसमें ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट कहता है टू क्वांटिटीज़ एक्स एंड वाई वेरी करती है इन्वर्सली इफ़ द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज़ रिमेन कॉन्स्टेंट। बिल्कुल नहीं, रेशियो की बात कहाँ आती है, रेशियो की बात आती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में, है ना। और जबकि यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी बोली गई है, इन्वर्स में तो इनका प्रोडक्ट की सिचुएशन बनती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है? सी ऑप्शन है, तो यानी कि इसके लिए सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट फोर्थ है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए एक काम होगा तो दूसरा जो है वो कम हो जाएगा। एरिया कल्टिवेटेड लैंड जो है वो अगर ज़्यादा रहेगा तो हार्वेस्टेड जो है वो कम होगा, लेकिन अगर क्रॉप को हार्वेस्ट करने लग गए तो कल्टिवेटेड लैंड की जो एरिया है वो कम होने लग जाएगा। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। नेक्स्ट है रीज़न इसका कि दो क्वांटिटीज़ एक्स और वाई वेरी डायरेक्टली इफ़ द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज़ यहाँ पर देखिए ये एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं और जबकि दैट इज़ में ये लिख रहे हैं रेशियो, तो ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है। या तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर अगर क्वेश्चन को सही माने तो ये तो एक फॉल्स स्टेटमेंट कहलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सही कह रहा है रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन दैट इज़ में आके वो गड़बड़ कर रहा है।
यहाँ एक्स वाई प्रोडक्ट बता रहा है और यहाँ एक्स अपॉन वाई की बात कर रहा है। तो या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन को सही माने तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन आना चाहिए, जिसमें असर्शन ट्रू होता है और रीज़न फॉल्स होता है। ओके, फिर भी अगर आपको ये फोर्थ क्वेश्चन का कुछ सही ऑप्शन पता चलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।